नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसमें मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अपन बुक पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो बुक का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, वो चल रहा है। उस पाठ को, उस लेसन को अपन ने पूरा कर लिया है। जो पीछे के वीडियोस थे उसमें क्लास पूरी कर ली है उस लेसन की। और उस लेसन के जो दो पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला जो भाग है वो सीमापुरी दिल्ली और रेग पिकर और साहिब वाला जो भाग है उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे। दूसरा भाग जो फिरोजाबाद और बेंगल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ और मुकेश वाला जो भाग है उसके क्वेश्चन आंसर करना बाकी था, जो आज की क्लास में हम उस फिरोजाबाद वाले और बेंगल इंडस्ट्री वाले पार्ट के, जैसा कि स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा है, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम बुक के भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, वो क्वेश्चन भी हल करेंगे। और साथ साथ में लास्ट के अंदर हम एक क्विक समरी में जो है वो फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दोनों भाग के भी देखेंगे। पीछे के जो वीडियोज हैं, पीछे की जो क्लासेज है इस चैप्टर की, उनकी लंबाई हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा लगे, तो ज्यादा कुछ आपको टेंशन करने की आवश्यकता है नहीं। वीडियो को आप दो भागों में देख लें, रोक लें, पॉज ले लें, ब्रेक ले लें। मेरी कोशिश रहती है कि 45-50 मिनट की क्लास हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के प्रयास में और बढ़िया से बताने के प्रयास के अंदर क्लास की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आए, कोई भी चीज़ आपको छूटे ना। तो ज़्यादा बात न करते हुए फिरोजाबाद वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम एक एक करके देखते हैं। और चूंकि मैं लगभग हर साल बोर्ड एग्जामिनर भी रहा हूं, रहते ही हैं, बोर्ड की जो कॉपीज है वो चेक करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो एक ये आइडिया है कि बोर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में उनमें किस प्रकार के आंसर की डिमांड करता है बोर्ड। तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन के आंसर फ्रेम किए। आप इनको अच्छे से तैयार करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। टेक्सचुअल का मतलब होता है पाठ के, टेक्सचुअल का मतलब होता है पाठ के, लेसन के प्रश्न आपके सामने है। एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सामने डाले हुए हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड है ये, फिरोजाबाद वाला बेंगल इंडस्ट्री वाला पार्ट है। पहले अपन क्वेश्चंस ऑफ द बुक लेते हैं, प्रश्न लेते हैं बुक के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। क्वेश्चन को अच्छे से समझें। क्वेश्चन को अगर अपन ने ढंग से समझ लिया तो फिर आंसर भी अपने अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूछा क्या है ये बात अगर हम समझ लेते हैं ढंग से, तो आंसर को फ्रेम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लेसन अगर आपने पीछे से ढंग से पढ़ा है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर को क्या चीज जो है वो प्रसिद्ध बनाती है। फेमस का मतलब आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध। फिरोजाबाद शहर किस वजह से प्रसिद्ध है, या क्या चीज जो है वो फिरोजाबाद सिटी को फेमस बनाती है। तो ये अपन ने लेसन में ध्यान से पढ़ा है कि फिरोजाबाद जाहिर सी बात है वो ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री के लिए और बेंगल मेकिंग के लिए, चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है वो प्रसिद्ध है ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, शीशा पिघलाने का जो उद्योग है, कांच पिघलाने का जो उद्योग है, उसके लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। और साथ में बेंगल मेकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये मेन बात इसकी आ गई। अब इसका जो आगे दो चार बातें अपन और लिख देंगे कि एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद जो होती है, इज इंगेज्ड, इंगेज्ड यानी लगी हुई है, इंगेज्ड इन लगी हुई है, किसमें लगी हुई है भाई, इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल, चूड़ियां बनाने में लगी हुई। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद का चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। सेंटर का मतलब केंद्र। फिरोजाबाद जो है वो भारत की जो ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री है उसका केंद्र है। ये अपन ने लेसन में पढ़ा था। बेंगल्स आर मेड हियर,
बेंगल्स आर मेड, यानी चूड़ियां बनाई जाती है यहां चूड़ियां बनाई जाती है फॉर ऑल द विमेन, सब महिलाओं के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, धरती की सब महिलाओं के लिए, पृथ्वी की सब महिलाओं के लिए चूड़ियां यहां बनती है। इट सीम्स यानी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की सब महिलाओं की जो चूड़ियां हैं वो यहीं पर बनती है। ठीक है, तो आंसर एकदम स्पष्ट है, कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात इसमें नहीं है। मैं इसको हटा देता हूं और आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन लिख लें पहले और फिर इसका जो है वो स्क्रीनशॉट अच्छे से आप ले लें और बढ़िया से इसको अपनी नोटबुक में लिख लें। वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और जो क्वेश्चन आंसर्स में फ्रेम करते समय जो मुझे लगा कि ये डिफिकल्ट वर्ड हो सकते हैं, बच्चों को ये वर्ड समझने में परेशानी हो सकती है, वो वर्ड, हालांकि इसको एक्सप्लेन करते समय मैं एक एक शब्द आपको बता ही रहा हूं, फिर भी मैंने कुछ शब्द यहां लिख भी दिए। तो क्वेश्चन क्या है देखो, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। मेंशन का मतलब है उल्लेख करो, उल्लेख करिए। किस बात का उल्लेख करिए भाई? हैजर्ड्स का उल्लेख करिए। हैजर्ड्स होते हैं खतरे। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करिए। रिस्क बतानी है कि किन किन खतरों में चूड़ी उद्योग में जो वर्कर हैं वो काम करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या खतरे हैं, हैजर्ड्स क्या क्या है। तो ये लेसन में अपन ने पढ़ा था, वही बातें आ जाएगी सारी। देर आर फॉलोइंग हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। देखो ये फॉलोइंग वर्ड आप अच्छे से तैयार कर लें, ये काम में लेना होगा। फॉलोइंग का मतलब निम्न या नीचे दिए गए, नीचे दिए गए या निम्न, नीचे दिए गए, इसको पॉइंट्स में लिखा है मैंने। कुछ आंसर जो है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें पॉइंट्स में दे लेने चाहिए। पॉइंट्स में, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इंप्रेसिव आंसर बनता है, इफेक्टिव आंसर बनता है, अच्छे अंक मिलते हैं। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। देयर आर फॉलोइंग हैजर्ड्स, नीचे दिए गए खतरे हैं वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी उद्योग में काम करने की। अब पहला खतरा क्या है? दे हैव टू फेस मेनी हेल्थ हैजर्ड्स। दे हैव टू फेस, उन्हें, फेस का मतलब सामना करना, सामना करना, उन्हें फेस करने पड़ते हैं। हैव टू लग गया ना, देखो हैव के बाद टू है, हैव के बाद टू है, सीधा हैव नहीं है। अब कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि सर मैंने टू ही तो नहीं लगाया था, मेरे मार्क्स कैसे कट गए? तो भाई हैव और हैव टू में बहुत फर्क है। हैव टू का मतलब हैव टू प्लस कोई वर्ब जो लगती है, हैव टू फेस, हैव टू का मतलब ऐसा करना पड़ता है, व्यक्ति फोर्स होता है, मजबूर होता है। हैव टू फेस यानी सामना करना पड़ता है। हैव टू स्टडी, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हैव टू प्लस वर्ब, ऐसा करना पड़ता है। तो दे हैव टू फेस मेनी हेल्थ हैजर्ड्स। हेल्थ आप जानते हैं स्वास्थ्य, और खतरे, हैजर्ड्स यानी खतरे। मेनी हेल्थ हैजर्ड्स, मेनी यानी बहुत से, बहुत सारे, उन्हें बहुत सारे जो है वो स्वास्थ्य के खतरे भी सामना करना पड़ता है, हेल्थ से रिलेटेड खतरे भी सामना करना पड़ता है। मेनी बहुत से हेल्थ हैजर्ड्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दे वर्क इन डार्क एंड डर्टी सेल्स। डार्क एंड डर्टी सेल्स, डार्क अंधेरी और डर्टी गंदी, और सेल्स होते हैं छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कोठरियां। आप जानते ही हैं, पीछे पार्ट में आया था लेसन में, कोठरियां। दे वर्क इन डार्क एंड डर्टी सेल्स विद हाई टेम्परेचर। तो डार्क एंड डर्टी सेल्स में वो काम करते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, वहां उच्च तापमान होता है, तापमान बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि शीशा पिघलाते हैं वो। तो गंदी अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, और हाई टेम्परेचर। तो इसको आंसर जब याद करें इन क्वेश्चंस का, तो पॉइंट्स पहले याद करें। पहला पॉइंट क्या बताया था? मेनी हेल्थ हैजर्ड्स, मेनी हेल्थ हैजर्ड्स। दूसरा क्या बताया? डार्क एंड डर्टी सेल्स विद हाई टेम्परेचर, डार्क एंड डर्टी सेल्स विद हाई टेम्परेचर। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट है दे ऑफन लूज आई साइट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, ये भूल मत जाना भाई। दे ऑफन, प्राय, वे प्राय, लूज यानी खो देते हैं, गंवा देते हैं, लूज यानी खो देते हैं, गंवा देते हैं। देखो ये लूज नहीं है, ये वाला लूज नहीं है, ये लूज होता है ढीला। अपन कहते हैं ना शर्ट लूज है, या ये कपड़े तुम्हारे लूज हैं, वो लूज ढीला होता है, LOOSE। लेकिन LOSE लूज यानी वर्ब है, ये खो देना होता है। दे ऑफन लूज आई साइट,
क्या खो देते हैं? आई साइट। आई साइट क्या होती है? नजर, रोशनी, आंखों, देखने की शक्ति। कि किस लिए, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्लास। डस्ट होती है धूल, धूल होती है वैसे, पर धूल यहां पर ग्लास के कण, ग्लास की जो डस्ट, ग्लास को जब पॉलिश करते हैं और ग्लास की जब घसाई करते हैं, घिसाई वगैरह होते हैं, और डार्कनेस की वजह से और अंधेरे की वजह से, तो दे ऑफन लूज आई साइट बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्लास एंड डार्कनेस। अंधेरे और डस्ट जो है ग्लास की, उसकी वजह से वो आई साइट भी खो देते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? देयर इज नो प्रॉपर वेंटिलेशन। बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट है एकदम। देयर इज नो प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर यानी उचित या ठीक, उचित, उचित या ठीक, उचित या ठीक, प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, प्रॉपरली। वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन क्या होता है भाई? वेंटिलेशन होता है हवा आदि का मिलना। ये देखो, ये लिखा हुआ है इधर, वेंटिलेशन यानी हवा आदि का मिलना। जैसे अपने रूम्स वगैरह हैं, अपने घरों में जो रूम्स होते हैं उसमें हम रोशनदान लगाते हैं, विंडोज लगाते हैं, खिड़कियां लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? ताकि इनफ जो एयर एंड लाइट जो है वो आ सके, हवा और प्रकाश अच्छे ढंग से पास कर सके। लेकिन वो काम कहां करते हैं? वो करते हैं डार्क एंड डिंजी सेल्स में। डार्क और डिंजी सेल्स में काम करते हैं, तो वहां पर इनफ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, नो प्रॉपर एयर एंड लाइट। ये बात भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट जो रीजन लिखा है वो क्या है? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, के कारण, के कारण, बिकॉज ऑफ अनएंडिंग टॉयल। टॉयल क्या बताया था भाई आपको लेसन के दौरान? याद करें, देखें, टॉयल यानी श्रम, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, परिश्रम, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। अनएंडिंग, अनएंडिंग यानी न खत्म होने वाला, न समाप्त होने वाला, न समाप्त होने वाले, न समाप्त होने वाला टॉयल जो है उसने क्या कर दिया है? उसने बिकॉज ऑफ अनएंडिंग टॉयल देयर माइंड हैज बिकम नम। उनके दिमाग जो है वो सूना पड़ गया है, सुन्न हो गया है, नम हो गया है। माइंड नमिंग टॉयल आया था ना लेसन में, एक लाइन आई थी कि ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड देयर एबिलिटी टू टेक एनी इनिशिएटिव। तो बिकॉज ऑफ अनएंडिंग टॉयल देयर माइंड हैज बिकम नम। अनएंडिंग टॉयल की वजह से उनका दिमाग सूना पड़ गया है, सुन्न हो गया। तो ये सारे इसके रीजन है, इसके मतलब हैजर्ड्स हैं। क्या पूछा था कि मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। इसका उत्तर आप, थोड़ा बड़ा उत्तर है, देखो मैं स्क्रीन पे कर देता हूं। तो इसको आप लिख लें, दो भागों में ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है? दो भागों में स्क्रीनशॉट ले लें आप, यहां तक का ले लें, यहां तक का ले लें, ये लो, ये लो आप, है ना, ये लो, यहां डार्कनेस तक का ले लें, उसके बाद आप आगे का स्क्रीनशॉट ले लें। ये ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे का ले लें, डार्कनेस के बाद ये इतना स्क्रीनशॉट और ले लें। ये दोबारा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वीडियो रोक के आप रोक लें वीडियो को, और वीडियो रोक के आप लिख लें, ठीक है? आगे बढ़े। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? क्वेश्चन को समझे, देखो, मुकेश का एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है? दृष्टिकोण, चीजों को देखने का तरीका। दृष्टिकोण का मतलब होता है कोई किसी चीज को हम किस तरीके से देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थिति के प्रति। टू हिज सिचुएशन, टू हिज सिचुएशन, टू हिज सिचुएशन यानी उसकी स्थिति के प्रति, उसकी स्थिति के प्रति, उसकी, टू हिज सिचुएशन, उसकी स्थिति के प्रति। मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट यानी अलग या भिन्न कैसे है? किससे भिन्न है भाई? फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के दृष्टिकोण से उसका अलग कैसे है दृष्टिकोण, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन लिख लें आप आराम से रोक के, वीडियो पॉज करके लिख लें चाहे तो, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़े। देखो, टू इन सिचुएशन यानी अपनी स्थिति के प्रति। तो देखो, मुकेश का एटीट्यूड अपने परिवार के दृष्टिकोण से अलग कैसे है? जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, लेसन अपन ने पीछे पढ़ा है ध्यान से, तो स्पष्ट सी बात है कि मुकेश का परिवार क्या काम करता है? मुकेश का परिवार करता है बेंगल मेकिंग का काम। लेकिन मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश, बताया था ना राइटर 19 जंग को, कि मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो कार भी चलाना चाहता है। तो देखो, मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का दृष्टिकोण टू हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति के प्रति, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार से अलग है। यहां तक का भाग तो किसमें से लिया है भाई?
यहां तक का भाग तो क्वेश्चन में से ही लिया है। क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन में से ही फ्रेम किया जाता है, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। कॉपियां जांचते हैं तब देखते हैं व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, व्हाट से ही आंसर शुरू कर दिया, हाउ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हाउ से ही आंसर शुरू कर दिया, तो फिर एग्जामिनर आपको कुछ नहीं देगा। तो इतना भाग क्वेश्चन में से लिया। अब देखो मुकेश का सिचुएशन के प्रति अपना दृष्टिकोण, एटीट्यूड अलग कैसे है। एज ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, क्योंकि वो वांट्स टू बी का मतलब बनना चाहता है, बनना चाहता है। ये टू बी लिखना मत भूलना, ये टू बी लिखना नहीं भूलना भाई। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही डज नॉट वांट, ही डज नॉट वांट, ये टू यहां नहीं आएगा, ठीक है, ये मिस टाइप हो गया, ये यहां आएगा। ही डज नॉट वांट टू कैरी ऑन, ही डज नॉट वांट वो नहीं चाहता, कैरी ऑन बताया था आपको, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन। आप तो कैरी ऑन करें अपनी पढ़ाई को, लेकिन मुकेश जो है वो कैरी ऑन करना नहीं चाहता। क्या कैरी ऑन नहीं करना चाहता, हिज फैमिलीज ट्रेडिशनल वर्क, फैमिलीज यानी परिवार का, और ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, अपने परिवार का पारंपरिक काम, ट्रेडिशनल काम जो है वो जारी नहीं रखना चाहता। ट्रेडिशनल काम कौन सा, ये बता दिया कौन सा है, बैंगल मेकिंग, तो वो बैंगल मेकिंग को जारी नहीं रखना चाहता। ही वॉन्ट्स टू बी, फिर आ गया टू बी, वो बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी, वो बनना चाहता है हिज ओन मास्टर, साहिब की तरह ही, वो भी अपना मालिक खुद बनना चाहता है। ओन मास्टर, मास्टर का मतलब यह मालिक है, वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है। तो आंसर मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा सामने है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लें या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। हाउ इन योर ओपिनियन, हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे, इन योर ओपिनियन आपकी राय में, ओपिनियन यानी राय, बताया ये देखो राय, राय, योर ओपिनियन आपकी राय के अनुसार, आपके अनुसार या आपकी राय में मुकेश का सपना क्या है। कैन मुकेश रियलाइज, रियलाइज का मतलब यहां पूरा करना है, देखो साकार करना भी कह सकते हैं अपन, रियलाइज का मतलब साकार करना या पूरा करना, यहां ही इसका अर्थ है। कई बार वर्ड का किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अर्थ होता है। रियलाइज वैसे समझना, महसूस करना, लेकिन यहां है कि मुकेश आपकी राय में अपना जो सपना है, ड्रीम है, उस ड्रीम को कैसे रियलाइज कर सकता है, कैसे पूरा कर सकता है। तो मुकेश का सपना आपको पता ही है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, कैसे पूरा कर सकता है भाई, क्वेश्चन को आप लिख लें आराम से, क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके फिर देखो। तो सीधा सिंपल सा आंसर है एकदम, देखो ये स्क्रीन पे आपके इसका आंसर आ गया। देखिए पढ़िए इसको, मुकेश थिंकिंग इज डिफरेंट, मुकेश की थिंकिंग जो है, मुकेश, ये देखो ये चीज आपको समझ में है क्या, किसी का जैसे नाम लिखा, कोई नाउन ली और ये वाली कोमा लगाई ऊपर वाली और एपोस्ट्रोफी लगाई, तो ये बन गया का के की, राम्स बन गया, ये राम का है ना। ये किसी दिन अलग से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो मुकेश की थिंकिंग, सोच, मुकेश की थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से अलग है। मुकेश की सोच तो परिवार से डिफरेंट है, अलग है। कैसे, ही हैज द एबिलिटी, अब वो उस ड्रीम को कैसे रियलाइज करेगा भाई, क्यों, क्योंकि उसमें एबिलिटी तो है ना, योग्यता तो है ना सपना देखने की, उसमें एबिलिटी है, योग्यता है, तो ड्रीम, सपना देखने की उसमें योग्यता है। नहीं तो लेखिका, राइटर, ऑथर क्या कहती है कि ज्यादातर जो फिरोजाबाद के बेंगल इंडस्ट्री के जो यंग मैन हैं, युवा व्यक्ति है, उनमें तो सपना देखने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। लेकिन मुकेश के अंदर एबिलिटी है टू ड्रीम, ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, फिर आ गई वो बात कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही हैज द डिजायर, उसकी इच्छा है, उसकी डिजायर है, डिजायर का मतलब इच्छा, टू लर्न, क्या लर्न का मतलब सीखने की, उसकी सीखने की इच्छा है। क्या सीखने की इच्छा है भाई, मैकेनिकल वर्क सीखने की इच्छा है। मैकेनिकल वर्क यानी मोटर गाड़ियां ठीक वगैरह करने का वो काम सीखना चाहता है। और उसमें सबसे बड़ी बात, ही हैज विल पावर, विल पावर, विल पावर क्या होती है, इच्छा शक्ति, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, विल पावर है। देखिए किसी भी काम को करने की अगर अपने अंदर विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, मरे मरे से कर रहे हैं, तो वो काम कभी ढंग से कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति में किसी काम को बेहतरीन करने की विल पावर है कि मैं इसको करके रहूंगा, आपके अंदर अगर ये विल पावर जग गई
कि मुझे ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो फिर आपको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मुकेश इस वजह से, बिकॉज ऑफ दीज एबिलिटीज, ये जो एबिलिटीज आई है ना उसके अंदर, योग्यताएं है ना, ये जो योग्यताएं, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, इन योग्यताओं के कारण, इन योग्यताओं के कारण ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, वो अपना सपना साकार कर सकता है। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, ठीक है। एबिलिटी टू ड्रीम, विल पावर और डिजायर टू लर्न, ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। पॉइंट्स में लिख लें, पॉइंट्स में याद करें, मतलब इनको पॉइंट्स में ध्यान दें। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने ये आंसर है, आप इसको रोकें, वीडियो को पॉज करें और लिखें, ठीक है। ये डिजायर इच्छा, और नेक्स्ट विल पावर यानी इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ है, थोड़ा लंबा आंसर भी बनेगा इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, चाइल्ड लेबर को व्हाई शुड लग गया तो चाहिए, क्यों ऐसा किया जाना चाहिए। व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बाल श्रम को एलिमिनेटेड यानी हटाया जाना। दो बातें पूछिए इसमें, चाइल्ड लेबर को क्यों हटाया जाना चाहिए और कैसे हटाओगे आप, हटाने के क्या सुझाव दे सकते हैं आप। तो चाइल्ड लेबर कोई अच्छी चीज है क्या, चाइल्ड लेबर तो हटाया जाना चाहिए, क्या कारण, क्यों हटाया जाना चाहिए भाई, इसके कई कारण हो सकते हैं, देखते हैं। तो डिटेलिंग में इसका उत्तर बनेगा, थोड़ा सा देखो कैसे उत्तर बनेगा कि चाइल्डहुड इज द एज ऑफ ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, लर्निंग, प्लेइंग। चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन की जो एज होती है, बचपन की जो उम्र होती है, बचपन जो है वो किसकी उम्र है, ग्रोइंग, बढ़ने की उम्र है, ठीक है, बढ़ने की उम्र है। फ्लरिशिंग यानी फलने फूलने की उम्र है, फलने फूलने की उम्र है भाई बचपन। और लर्निंग, सीखने की उम्र है, और खेलने की उम्र है, प्लेइंग की उम्र है। चाइल्डहुड इज द मोस्ट टेंडर एज, टेंडर का मतलब कोमल, सबसे कोमल सॉफ्ट अवस्था है चाइल्डहुड। बचपन जो है वो बड़ी कोमल आयु होती है। द ऑथर कॉल्स इट स्प्रिंग, लेखिका तो इसको, ऑथर यानी राइटर जो है, लेखक है अनीश जंग, वो तो इसको वसंत कहती है, तभी तो इसका टाइटल पार्ट का शीर्षक क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। क्यों, क्योंकि ये चीजें बसंत में ही होती है, बसंत ऋतु में नई फूल पत्तियां सब खिलती है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है, सुहावना मौसम होता है, सारी चीजें खिल के उभर के आती है। ठीक उसी तरीके से बचपन ये सब चीजों की उम्र है। इफ ए चाइल्ड इज इंगेज्ड इन लेबर, यदि एक चाइल्ड को आपने इंगेज कर लिया यानी लगा दिया, इंगेज कर दिया, किसमें लगा दिया, लेबर यानी मजदूरी में, श्रम में, श्रम या मजदूरी में लगा दिया, तो ही या सी, लड़का या लड़की जो भी होगा, लूज ऑल दीज चांसेस अपॉर्चुनिटीज, सारे ये चांसेस या अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर या मौके, सारे वो अवसर जो प्लेइंग के, फ्लरिशिंग के, है ना, फलने फूलने के, ग्रोविंग के, ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड काम में ले लें आप, अपॉर्चुनिटीज या चांसेस, ये सारे अवसर वो खो देगा। ही रिमेन्स एस लगेगा यहाँ, ठीक है। ही रिमेन्स फिजिकली, ही रिमेन्स यानी वो बना रहता है, वो बना रहता है, क्या बना रहता है, बना रहता है। अगर वो बाल श्रमिक बनेगा तो वो क्या बना रहता है, फिजिकली अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड मतलब अविकसित, शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से उसका विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, है ना, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। चाइल्ड लेबर इज, ये थोड़ा सा मिस टाइप फिर हो गया, इस क्वेश्चन में थोड़ी हुई है, कर्स है ये, कर्स। चाइल्ड लेबर इज ए कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कर्स का मतलब अभिशाप। चाइल्ड लेबर एक अभिशाप है भाई, चाइल्ड लेबर एक कर्स है, अभिशाप है। यहां लिख देता हूं, बड़ा लिख देता हूं, अभिशाप। क्या होता है अभिशाप, जो मतलब इतना बुरी चीज हो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारे लिए कलंक है एक तरह का। चाइल्ड लेबर इज अ कर्स फॉर दीज रीजंस, ये देखो इस प्रकार के फ्रेजेस, इस प्रकार के शब्दों का समूह है, आपको काम में लेना चाहिए। फॉर दीज रीजंस, इन कारणों से, फॉर दीज रीजंस का मतलब इन कारणों से, इन कारणों से इट मस्ट बी एलिमिनेटेड, कारण ऊपर बता दिए, इन कारणों से इसे अवश्य एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड का अर्थ भी बता दिया आपको, हटाया जाना चाहिए। अब देखो कैसे हटाएंगे, हटाएंगे कैसे, तो मुख्य कारण क्या है भाई चाइल्ड लेबर का, मुख्य कारण, मेन कोज, रूट कोज, मुख्य कारण चाइल्ड लेबर का है गरीबी। गरीबी है, परिवार में गरीबी होगी, नहीं तो कौन अपने बच्चे को मजदूरी पर लगाना चाहेगा,
लेकिन गरीबी की वजह से। तो रूट कॉज क्या है? द रूट कॉज यानी मेन जड़ों में जो कारण है, रूट का मतलब जड़ होती है, जड़ों में जो कारण है, जड़ों में कारण क्या है चाइल्ड लेबर का? इज पॉवर्टी। गरीबी जो है वो इसका जड़ों में कारण है। तो इलिमिनेट चाइल्ड लेबर, इलिमिनेट यानी हटाने के लिए, चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए, टू इलिमिनेट चाइल्ड लेबर पॉवर्टी मस्ट बी रिमूव्ड। तो पॉवर्टी यानी गरीबी, रिमूव्ड यानी हटाई जानी चाहिए, मस्ट बी रिमूव्ड, अवश्य ही हटाई जानी चाहिए। भाई रूट कॉज जब गरीबी है, पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को हटाओ, चाइल्ड लेबर अपने आप हटेगा। तो रूट कॉज क्या है? पॉवर्टी। इसके अलावा मोर स्ट्रिक्ट लॉज, मोर स्ट्रिक्ट लॉज और कठोर कानून, और कठोर कानून, मोर स्ट्रिक्ट लॉज और कठोर कानून अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, के विरुद्ध, के खिलाफ, के खिलाफ, चाइल्ड लेबर बाल श्रम के खिलाफ, और कठोर कानून मस्ट बी मेड, बनाए जाने चाहिए, और न सिर्फ बनाए जाने चाहिए, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड यानी लागू किए जाने चाहिए। भाई कानून तो बहुत से बने हुए हैं, बताया था ना आपको, लागू किए जाने चाहिए कानून। तो लॉ तो आर्टिकल 24 जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकारों का, उसमें लिखा हुआ है बाल श्रम जो है वो प्रतिबंधित किया जाएगा। 1986 में अधिनियम भी बना था, कानून भी बना था, पर इनको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक बात और लिख दें, दोज हु एम्प्लॉय चिल्ड्रन, इसके साथ साथ वे लोग, दोज यानी वे लोग, जो एम्प्लॉय करते हैं यानी लगाते हैं, रखते हैं, इनको, बच्चों को, चिल्ड्रन को, कहां पर? फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो बच्चों को लगते हैं, मस्ट बी पुट बिहाइंड बार्स, पुट बिहाइंड बार यानी सरियों के पीछे डाला जाना चाहिए, पुट बिहाइंड बार, सरियों के पीछे। सरिये कहां होते हैं भाई? बार्स, यानी जेल में डाले जाने चाहिए। तो ये टेंडर कोमल हो गया और एग्जीक्यूटेड लागू किया जाना। तो इसको भी आप लिख लें। देखो मैं आपके सामने कर देता हूं, ये यहां से थोड़ा बड़ा उत्तर जरूर है, पर ये बहुत ही प्रभावी आंसर बनेगा। अपॉर्चुनिटीज तक स्क्रीनशॉट लेके लिख लें आप, यहां तक आप आराम से स्क्रीनशॉट लें इसका, और साथ में चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, फिर आगे देखिए, यहां के बाद आप इसको ये ले लें, एक स्क्रीनशॉट यहां ले लें, रिमूव्ड तक का आ जाएगा, ठीक है, ये लो। और दूसरा लेने के बाद, ले लिया, दूसरा लेने के बाद ये ले लिया, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी ले लें, ये भी इसी का है। दोज हु एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज मस्ट बी पुट बिहाइंड बार्स, जो लोग काम पे रखते हैं उनको, उन्हें सरियों के पीछे डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। क्वेश्चन को समझिए, व्हाट कुड बी, क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या हो, कुड बी यानी हो सकते हैं, सम ऑफ द रीजंस, कुछ कारण क्या हो सकते हैं, किस बात के कारण भाई? फॉर द माइग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? पलायन। पलायन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का चले जाना, ये माइग्रेशन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का चले जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। तो माइग्रेशन हमेशा कहां से कहां होता है? फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, गांव से शहर की तरफ। हमने देखा होगा बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग जो है वो गांव छोड़ छोड़ के कहां बसने लग गए हैं? बसने लग गए नहीं, बसे भी हैं, शहरों में बस गए। शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो लोग गांव छोड़ के क्यों आते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं? इसका सीधा वो आंसर लेसन में नहीं है, पर लेसन की थीम से, पाठ की विषय वस्तु से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लें, फिर देखो बढ़िया से समझेंगे इसको। माइग्रेशन ऑफ पीपल, इसको भी मैंने पॉइंट्स में बनाया, लेकिन थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है। भूमिका कैसे बनाएंगे कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इज इंक्रीजिंग। माइग्रेशन पलायन, इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है, लोगों का शहरों की तरफ गांवों से पलायन बढ़ रहा है, ये नहीं है, ठीक है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना।
तो इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन जो है वो पलायन जो है वो इंक्रीजिंग कर रहा है, बढ़ रहा है। इट हैज बिकम अ ट्रेंड नाउ, अब ये ट्रेंड बन गया, एक प्रचलन बन गया, ये एक ट्रेंड बन गया अब कि भाई थोड़ा सा भी कोई सजग होते ही या थोड़ा सा भी मतलब चीजों की व्यवस्था होते ही लोग क्या करते हैं कि चलो शहर चलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चलते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, देखते हैं अपन, तो ये ट्रेंड बन गया है। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट हैज बिकम अ ट्रेंड नाउ, द फॉलोइंग रीजंस फॉर इट मे बी पॉइंटेड आउट यानी पॉइंट बताए जा सकते हैं, फॉलोइंग नीचे दिए गए या निम्न रीजन, निम्न कारण जो है वो इसके लिए बताए जा सकते हैं। ठीक है, क्या बताए जा सकते हैं? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस, पहला कारण देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला कारण देखिए आप, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। पहला कारण भाई क्यों जाते हैं लोग गांव से शहरों की तरफ? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक यानी कमी और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। किसकी कमी है? गांव में रोजगार की कमी है। गांव में आमतौर पे जो है वो पशुपालन या खेती, कृषि, एग्रीकल्चर के अलावा और पशुपालन के अलावा ज्यादा रोजगार नहीं है। तो पहला कारण क्या हो गया? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। दूसरा, बेटर फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन सिटीज। अब देखो बेटर फैसिलिटीज, ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, बेटर फैसिलिटीज, बेहतर सुविधाएं शहरों में। इस बात की, गांव से तो बेहतर है ही कई सुविधाएं। कौन कौन सी सुविधाएं? एजुकेशन की, आपको वहां पर अच्छे बड़े कॉलेजेस, स्कूल वगैरह मिल जाएंगे। हेल्थ सर्विसेज, बढ़िया हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे लगभग बड़े शहरों में रहती है, गांव में नहीं रहती। ट्रांसपोर्ट, आने जाने की व्यवस्था, साधन वगैरह, कम्युनिकेशन, एक दूसरे का संपर्क वगैरह, इस तरीके की सिटीज में ये सुविधाएं ज्यादा है। तो इस वजह से लोग जो है वो, चूंकि वहां पर बेटर फैसिलिटीज है, वो लोग जो ज्यादा शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। फिर देखो थर्ड रीजन क्या है? बिग इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योग, है ना। शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग करने के लिए बड़े मॉल्स देखे हैं क्या? गांव में तो नहीं होते ना। बिग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बड़े कारखाने आर लोकेटेड यानी स्थित है, या तो शहरों में ही स्थित है या नियर सिटीज, शहरों के नजदीक स्थित है। बिग इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल, फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर सिटीज, ये शहरों के नजदीक स्थित है। तो इस वजह से ये सुविधाएं हैं, इस वजह से भी जाते हैं। एक और बड़ा कारण माना जाता है ग्लैमरस लाइफ। ग्लैमरस लाइफ क्या होती है भाई? ग्लैमरस का मतलब होता है चमक दमक, चकाचौंध, चमक दमक भरा जीवन। शहरों का जीवन आपको मोटर गाड़ियां दौड़ती हुई, चारों ओर लाइटें, बड़ी बिल्डिंग्स, है ना, और इस तरह की पोस्ट कॉलोनीज, पार्क, क्लब वगैरह, तो इसको कहते हैं ग्लैमरस लाइफ। अब कुछ लोग क्या कहते हैं इस ग्लैमरस लाइफ। गांव का जीवन कैसा होता है? गांव का जीवन जो होता है वो सिंपल एंड सोबर होता है, सादा जीवन उच्च विचार होता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होती है। लेकिन शहरों में तो ग्लैमर बहुत ज्यादा है। तो ग्लैमरस लाइफ ऑफ सिटीज अट्रैक्ट देम, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करती है। ठीक है, शहरों का चकाचौंध भरा जीवन आकर्षित करता है उनको। ठीक है, डिपेंडेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंसी का मतलब निर्भरता, यहां लिखा हुआ है डिपेंडेंसी होना। एग्रीकल्चर, अब गांव के लोग ज्यादातर किस पर निर्भर थे? एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर निर्भरता अब डिक्रीजिंग हो रही है, घट रही है। हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो खेती करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि खेती में उतनी आमदनी नहीं है, जितनी मेहनत है उतनी कमाई नहीं है। तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग यानी घट रही है। कृषि पर निर्भरता घटती चली जा रही है। और गांव में तो मेन जो रोजगार का साधन है, एम्प्लॉयमेंट का जो साधन है, वो क्या है? कृषि है। तो ये सारी चीजें जो है वो माइग्रेशन का कारण है। तो इसका भी आंसर आप यहां से ले लें। देखो एक स्क्रीनशॉट यहां ले लें, आप एक स्क्रीनशॉट यहां ले लें, ये है ना, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस, है ना। थोड़ा सा इधर करें क्या? ये लो, एक स्क्रीनशॉट यहां ले लें, वीडियो रोक लें और आगे जो है वो आप इस भाग का स्क्रीनशॉट यहां ले लें। ठीक है, ये इसको रोक लें और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज कर लें और आगे बढ़े। बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लें, आप अच्छे से लिख लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आंसर्स है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, ना समझ में आई कोई चीज, तो बढ़िया से आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ये चीज या ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। बात जो है वो लेसन से जुड़ी ही लिखें आप, ठीक है। फिर देखें आप ग्लैमरस, ये चमक दमक वाला, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, लेक यानी कमी। इस लेसन के, इस क्वेश्चन की मीनिंग जो है वो साथ में आपके लिख दिए गए। What forces conspire? Next question है, what forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? समझे आप? देखो फोर्सेस क्या होती है भाई? ताकतें। कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी ताकतें हैं जो कि षड्यंत्र करती है, कॉन्स्पायर करती है? ये जो वर्कर हैं, यहां पर जो फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, उनको कीप यानी रखना, ठीक है, रखती है। कौन सी ताकतें ये चाहती है कि ये हमेशा रहे किस में? पॉवर्टी में रहे, मतलब ये गरीब बने रहे, इस बेंगल इंडस्ट्री से बाहर ना निकले। ये जो विश्व सर्किल आया था ना पाठ के अंदर, दुष्चक्र से बाहर ना निकले। ये कौन कौन सी ताकतें? तो क्वेश्चन आपको भाषा थोड़ी, लैंग्वेज जो है वो अलग दिखाई दे रही होगी, थोड़ी डिफिकल्ट। अच्छा, इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल के भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप आंसर को अच्छे से समझ लें। ऐसे भी पूछ सकता है इसको कि हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द बेंगल मेकर्स, है ना, दयनीय दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइटर ने किसे जिम्मेदार बताया था? एकदम देखते हैं अपन, साफ साफ उत्तर है अकॉर्डिंग टू। ये याद करें आप, ये बार बार मैंने कहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, पीछे आ गया बहुत बार। मेनी फोर्सेस कंस्पायर, बहुत सारी ताकतें, मेनी फोर्सेस, बहुत सारी ताकतें जो कि कंस्पायर करती है, षड्यंत्र करती है, टू कीप द वर्कर्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी में रखने के लिए इन बेंगल इंडस्ट्री के वर्कर को। कौन कौन है इसमें पढ़ा था अपन ने? मिडिल मैन यानी जो बिचौलिए हैं, जो नहीं चाहते। साहूकार जो ब्याज पर पैसे उधार देते हैं। साहूकार कौन होते हैं? जो ब्याज पर पैसे उधार देते हैं, और ब्याज पर पैसे उधार देते हैं और ज्यादा ब्याज लेते हैं। ब्याज पर पैसे तो बैंक भी उधार देती है, पर बैंक जो है वो एक रीजनेबल ब्याज देती है, साहूकार तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले, कीपर्स ऑफ लॉ। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स कौन? नौकरशाह, शाही नौकर, जो बड़े बड़े नौकर हैं, मतलब सरकार के बड़े पदाधिकारी, कलेक्टर वगैरह, है ना, संभागीय आयुक्त वगैरह, इस प्रकार के एसडीएम वगैरह, और साथ में पॉलिटिशियन, राजनेताओं ने। आर लार्जली एक्सेट्रा इत्यादि, आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, जिम्मेदार हैं। लार्जली यानी बड़े रूप में, मुख्य रूप में, बड़े रूप में या मुख्य रूप में जिम्मेदार है। फॉर देयर पैथेटिक कंडीशन, फॉर देयर पैथेटिक कंडीशन, दयनीय दशा, पैथेटिक यानी दयनीय, ये मीनिंग पीछे आए हुए हैं। दयनीय दशा, दयनीय दशा के लिए, इनकी दयनीय दशा के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग षड्यंत्र करते हैं, कंस्पायर करते हैं। टुगेदर, इन सब ने, टुगेदर यानी एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर इन सब ने, दे हैव इम्पोज्ड, इन्होंने लाद दिया है, इम्पोज कर दिया है, थोप दिया है, द बर्डन, भार, इन पर भार, ऑन द वर्कर्स, किन पे? इन वर्कर्स पे भार थोप दिया है, विच दे कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे नहीं उतार सकते। इस प्रकार से दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, यानी ये जो ऊपर जो लोग आए ना, उनके अपने खुद के हित हैं। ओन इंटरेस्ट यानी खुद के हित जुड़े हुए हैं, मतलब उनके खुद के लालच हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग इससे बाहर निकले। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो बुक के आ गए। अब अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से, जो लेसन में से बीच में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखो, ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ है पिछले साल की परीक्षाओं में। हु इज सविता, सविता कौन है? हाउ डज द ऑथर प्रेजेंट हर बिफोर अस, हाउ डज यानी किस प्रकार से, ऑथर यानी लेखक, प्रेजेंट प्रस्तुत करती है हमारे सामने, सविता को कैसे प्रस्तुत करती है, क्या क्या बताती है सविता के बारे में। सविता कौन है भाई? सविता इज ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की है। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट के लिए मैंने रोका था या नहीं रोका था? नहीं रोका था, तो एक बार फिर से देख लें आप। ये यहां तक ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, ले लिया। उसके बाद आप यहां से आगे ये स्क्रीनशॉट और ले लें। ठीक है, ये है अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कौन सा पढ़ रहे थे अपन? सविता कौन है? हु इज सविता, सविता कौन है, और लेखिका हमारे सामने उसे कैसे प्रस्तुत करती है। सविता इज ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की है, छोटी लड़की है। हु वर्क्स इन अ बेंगल मेकिंग, जो हु वर्क्स इन बेंगल मेकिंग, जो कि बेंगल मेकिंग में काम है करती है, चूड़ी उद्योग में।
सी इज सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मतलब पीछे आया था ना पार्ट में, जोड़ रही है वो, क्या जोड़ रही है, द पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े जोड़ रही है, वो चूड़ियां बना रही है। टू मेक बेंगल, चूड़ियां बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए वो कांच के टुकड़े जोड़ रही है। सी डजंट नो, वो नहीं जानती, क्या नहीं जानती, द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है, पवित्रता, वो इन चूड़ियों की पवित्रता, क्योंकि ये सुहाग की प्रतीक है ना, पाठ में आया था, वो इन चूड़ियों की प्रतीक पवित्रता नहीं जानती। सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, इन चूड़ियों की, विच शी हेल्प्स मेक, जिनको वो बनाने में सहायता कर रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपके सामने, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश की एल्डर ब्रदर, मुकेश का एल्डर यानी बड़ा भाई, मुकेश का बड़ा भाई की, बड़े भाई की पत्नी, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी को कैसे डिस्क्राइब करती है, वो कैसे वर्णन करती है, यानी उसके बारे में क्या बताती है। ठीक है, तो पढ़ा था ना अपन ने, द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी इज नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज्यादा वर्षों में बड़ी नहीं है, वो चाहे बहू बन गई है, शादी हो गई है, पर वो ज्यादा वर्षों में बड़ी नहीं है। द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर इज नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स बट शी इज रेस्पेक्टेड एज ए बहू, लेकिन उसको बहू के रूप में सम्मान प्राप्त है, आदर प्राप्त है, रेस्पेक्ट मिलता है उसको, क्योंकि वो बहू बनकर आ गई है। ठीक है, सी इज फ्रेल, सी इज अ फ्रेल लेडी, फ्रेल का बताया था आपको, दुर्बल, कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर महिला है वो, बेचारी को पर्याप्त खाने को नहीं मिलता ना। सी डज द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब घरेलू, वो घरेलू काम करती है, वर्क ऑफ 3 men, 3 व्यक्तियों का घरेलू काम, कपड़े वगैरह धोना, है ना, खाना बनाना, किस किस का करती है, और हस्बैंड का, एक तो अपने पति का, मुकेश का, और उनके पिता का, एंड देयर फादर। तो ये मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ के बारे में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये आंसर इसके सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े। फिर देखो, डिस्क्राइब द सेटलमेंट ऑफ द बेंगल मेकर्स, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, सेटलमेंट, ये वर्ड देखें आप, सेटलमेंट का मतलब है बस्ती, उस बस्ती या मोहल्ला, उस बस्ती या मोहल्ले का वर्णन करो, किसकी, बेंगल मेकर्स की, जिस बस्ती में वो गई थी ना अनीस जंग, तो आपने क्या क्या देखा, या इसको इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट पिक्चर डू यू ड्रॉ इन योर माइंड, आपके दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है इसकी, जब ऑथर विजिट करती है, व्हेन द ऑथर विजिट्स द हाउसेस ऑफ द बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स के घरों को जब विजिट करती है ना, तो आपके दिमाग में किस प्रकार की तस्वीर बनती है। तो जो अपन ने उस पढ़ा था, जो उसने बताया वो बता देते हैं। द हाउसेज ऑफ बेंगल मेकर्स, जो बेंगल मेकरों के घर हैं, चूड़ी बनाने वालों के घर है, वो स्टिंकिंग लेन्स में है। पहली बात तो स्टिंकिंग आपको बताया था, बदबूदार गलियां, स्टिंकिंग लेन्स यानी बदबूदार गलियों में है। ठीक है, दे लिव इन होवल्स और हटमेंट्स, होवल यानी छप्पर वाले घर, छप्पर वाले छोटे छोटे घर या झुग्गी झोंपड़ियां, हटमेंट्स यानी झुग्गी झोंपड़ियां, वो किस में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, होवल्स या हटमेंट्स में रहते हैं। दे लिव इन होवल्स और हटमेंट्स, देयर इज नो विंडो, बताया था वहां पर कोई खिड़की नहीं है। दे हैव वोबली डोर्स, वोबली यानी डगमगाते हुए, उनके डगमगाते हुए दरवाजे हैं, दरवाजे हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, डगमगाते हुए दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरती हुई या ढहती हुई, ऐसा लगता है जैसे दीवारें गिर जाएगी, गिरती हुई या ढहती हुई वॉल्स यानी दीवारें, दीवारें हैं घरों में। ह्यूमंस, ह्यूमन यानी मानव, मनुष्य तो साथ में रहते ही रहते हैं, एंड एनिमल्स और जानवर भी वहां को एग्जिस्ट यानी एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। वहीं पर पशु रहते हैं और वहीं पर बेचारों के पास जगह कम है। तो ये विवरण जो है वो उसने दिया था। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आंसर का स्क्रीनशॉट यहां रहेगा। ठीक है, एकदम ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है बस, और समझ में भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ द लेसन इन द पॉइंट्स। अच्छा, ये कुछ मैंने नोट्स इसलिए बनाए हैं, छोटे छोटे नोट्स। दो प्रकार की स्थिति होती है, कई बार तो क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कुछ सूझता नहीं है, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम में अचानक से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो फिर हम क्या लिखें। तो उस स्थिति में आपके लिए ये छोटे छोटे नोट्स हैं। ठीक है, इनको आप प्रिपेयर कर लें, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में और पॉइंट्स में बनाए हुए हैं। ठीक है,
देखो आप पहला भाग सीमापुरी वाले भाग की भी बताए नहीं थे तो वो बता देते हैं। पहले भाग में क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। साहिब इज अ रैग पिकर। साहिब कौन है भाई? साहिब एक रैग पिकर है, कचरा बीनने वाला है। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी दिल्ली। साहिब और अदर रैग पिकर्स कहां रहते हैं? सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं। एकदम सिंपल है। रैग पिकर्स, द रैग पिकर्स केम इन 1971 फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। रैग पिकर्स कहां से आए थे? 1971 में ढाका से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। ठीक है, यहां रोक लें और इसको लिख लें आप। ठीक है, फिर देखो, ये देखो, ही इज लुकिंग फॉर गार्बेज इन गोल्ड। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया यहां पर। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज, उल्टा हो गया। गोल्ड इन गार्बेज, गार्बेज, ये गार्बेज यहां नहीं आएगा और ये गोल्ड नहीं आएगा, ये उल्टे आएगा। ही इज लुकिंग फॉर गार्बेज इन गोल्ड, वो कचरे के ढेर में सोना तलाश रहा है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज। ठीक है, रैग पिकर्स वॉक बेयरफुट, वो नंगे पांव घूमते हैं। वो बेयरफुट, पहनने को जूते चप्पल नहीं है। ठीक है, सीमापुरी इज इन स्लम एरिया। ये सीमापुरी एक स्लम एरिया है, गंदी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ वाली। नो बेसिक फैसिलिटी ऑफ सुइज ड्रेनेज इज इन सीमापुरी। बेसिक फैसिलिटी यानी सामान्य सुविधाएं वहां सुइज की नहीं है, गंदे पानी की निकासी। सुइज यानी गंदे, ये पाठ में आपको मीनिंग लिखवाया हुआ है, गंदे पानी की निकासी। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी निकलने की व्यवस्था है ही नहीं, कीचड़ हो जाता है, गंदगी हो जाती है चारों ओर। ठीक है, सीमापुरी में। साहिब लाइक्स टेनिस, साहिब को क्या पसंद है? टेनिस खेलना पसंद है, टेनिस का गेम देखता है ना वो। तो ये भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। साहिब वर्क्स एट ए टी स्टॉल इन द एंड। अंत में साहिब कहां काम करता पाया जाता है? अंत में वो एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है और उसको ही इज पेड 800 रुपीज, 800 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी। मजदूरी के रूप में चाय की दुकान पे टी स्टॉल पे 800 रुपए मिल रहे हैं, पर वो हैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है हैप्पी? ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो अब अपना मालिक खुद नहीं है, अपना मालिक खुद नहीं है। यहां तक, यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जो है वो 10 शॉर्ट नोट्स हो गए, किसके? जो सीमापुरी वाला पार्ट है, रैग पिकर्स वाला पार्ट है। इसी तरीके से 10 फटाफट शॉर्ट नोट्स जो है वो फिरोजाबाद वाले पार्ट के, बेंगल इंडस्ट्री वाले पार्ट के ले लेते हैं। बेंगल इंडस्ट्री और फिरोजाबाद पार्ट का। पहला, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्री। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? बेंगल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। वर्कर्स ऑफ फन गो ब्लाइंड, ऑफन यानी प्राय, गो ब्लाइंड यानी अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। यहां काम करने वाले जो लोग हैं वो प्राय अंधे हो जाते हैं। दे वर्क इन डार्क सेल्स, अंधेरी कोठरियों में वो काम करते हैं। दे डू नॉट हैव इनफ टू ईट, उनके पास पर्याप्त रूप से खाने को नहीं है। दे डू नॉट हैव इनफ टू ईट, कहती है ना वो मुकेश की ग्रैंड मदर, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। मुकेश क्या बनना चाहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, तो इसका भी आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक के आप लिख लें। ठीक है, फिर देखो लास्ट फटाफट। मुकेश वांट्स टू ड्राइव अ कार, मुकेश कार भी चलाना चाहता है, मुकेश कार भी चलाना चाहता है, वांट्स टू ड्राइव अ कार। देयर हाउसेज आर वेरी पुअर, उनके घर जो है वो बड़े पुअर है। पुअर का मतलब खराब हालात में है, उनके घरों की हालात खराब हालात है। ठीक है, और दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, उन्हें हैव टू फिर आ गया, उन्हें करना पड़ता है, वर्क वेरी हार्ड, कठिन मेहनत करनी पड़ती है। ये फिर आ गया देखो, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, साहूकार एंड अदर ऑफिसर्स, अन्य ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्सप्लॉइट देम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करते हैं। ठीक है, शोषण करते हैं, ये सब लोग इनका शोषण करते हैं। और मुकेश जो है, लास्ट बात, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट पॉइंट की स्क्रीनशॉट फिर ले लेना। ठीक है, मुकेश विल वॉक टू द गैरेज टू चेंज हिज बिजनेस। मुकेश जो है वो वॉक यानी चलेगा, कहां जाएगा? गैरेज जाएगा। गैरेज क्यों जाएगा भाई? गैरेज में मोटर गाड़ियां ठीक होती है ना, गैरेज में मोटर, वो क्या बनना चाह रहा है? मोटर मैकेनिक। तो टू चेंज हिज बिजनेस, वो अपना बिजनेस चेंज करने के लिए कहां जाएगा? गैरेज जाएगा। तो मुकेश जो है वो चलेगा। तो ये सारी बातें बढ़िया से आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं, डिटेल्ड में बुक के क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, और साथ में आपको एक्स्ट्रा जो मुझे लगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी बता दी है। इसके बावजूद आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में क्विक समरी भी हो गई, रिवीजन भी हो गया, और साथ में आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करने में आपको बहुत आसानी रहेगी।
अच्छे से आप इन वीडियोस को देखते रहिए। और नेक्स्ट जो क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी, उसमें अपन अपनी जो फ्लेमिंगो बुक है, ये 2 चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स, एकदम एक्सप्लेनेशन सहित डिटेल्ड में पूरे हो चुके हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हमारा 3rd चैप्टर है डीप वाटर, वो शुरू करेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।